नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चंद राजवंश, कत्यूरी, कुषाण, नागवंश, मौखरी वंश, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, सभी जगह से दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक स्रोत निम्न में से कौन से हैं? शैल चित्र एवं गुफा, मृदभांड एवं कंकाल, पाषाण एवं धातु उपकरण, तो उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी दोस्तों कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है, ये सब दोस्तों आगे हम प्रश्नों में देखते रहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुफा शैल चित्रों में मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। ये हो जाए दोस्तों लाखू उड्यार या गुफा। उड्यार दोस्तों ऐसे भी गुफा ही होता है, तो लाखू उड्यार में दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है। किस गुफा शैल चित्रों में मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते, तो लाखू गुफा। अभी लोथाप, हुडली और ग्वार का दोस्तों सभी से देखेंगे। लोहे का मतलब दोस्तों होता है कुमाऊं में क्या होता है, लोहे मतलब कहा जाता है खून को। थाप यानी कि दोस्तों होता है चित्र। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। लाखू उड्यार दोस्तों ये कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और सुयाल नदी दोस्तों उधर बहती है, ये भी याद रखेगा कौन सी नदी, ये भी एक एग्जाम पूछा गया था। सुयाल नदी के तट पर है। खोज दोस्तों एमपी जोशी ने की थी 1968 में। अगला है, चमोली जिले के डूंगरी गांव में स्थित किस गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए? तो लाखू गुफा दोस्तों ये हो गया कहाँ, अल्मोड़ा में। अब ये तो ऑप्शन दोस्तों होगा नहीं, तो ये हो जाएगा दोस्तों ग्वारखा गुफा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लोथाप गुफा शैल चित्र उत्तराखंड के किस जिले में? दोस्तों ये आपको यहाँ पर बताना है। लोथाप दोस्तों ये कहाँ है, यह है दोस्तों अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफरकोट स्थित है। तो कफरकोट दोस्तों ये कहाँ है, ये भी स्थित है दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी कफरकोट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में योग व नृत्य करती हुई मानव आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये है दोस्तों फलसीमा। अब फलसीमा भी दोस्तों ये भी कहाँ है, अल्मोड़ा में है। बाड़ी छिना ये भी अल्मोड़ा में ही है। अगला प्रश्न है, सफेद हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार तथा पशुओं के शैल चित्र उत्तराखंड के किस स्थान से मिले हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये मिले हैं मलारी गांव। मलारी गांव दोस्तों ये चमोली में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार तथा पशुओं के शैल चित्र, मलारी, चमोली से। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में। चमोली जिले के किस गांव में 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए? ये खोजे गए दोस्तों मलारी में। तो मलारी में आपको बिल्कुल याद रखना है। और खोज की दोस्तों किसने, सिपरसार डबराल ने, सिपरसार डबराल चारण ने। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। और इनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, सिपरसार डबराल चारण को। अगला प्रश्न है, मलारी गांव से वर्ष 2002 में किस वर्ष मलारी गांव से वर्ष 2002 में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन, नरकंकाल, जानवरों के अंग आदि खोजे गए? अब कुमाऊं विश्वविद्यालय तो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये गढ़वाल की बात यहाँ पर हो रही है। मलारी की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, ये हो जाएगा गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो कुमाऊं होगा दोस्तों, ये जगह गढ़वाल विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से गैरिक सृदस मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। ये हुए दोस्तों बहादुराबाद। बहादुराबाद दोस्तों ये हरिद्वार में है। अगला प्रश्न है, प्राप्त मिट्टी के पात्र चित्रित धूसर मृत भांड उससे मिलते जुलते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सानड़ा बसेड़ी। ये भी दोस्तों अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों लाखू उड्यार, लाखू गुफा, जो कि दोस्तों अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र से ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई है दोस्तों बनकोट, पिथौरागढ़ से। बिल्कुल आपको याद रखनी है। 8 ताम्र मानव कृतियां दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुई हैं 1989 में। बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, प्रागैतिहासिक काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है।
इस काल के अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक स्रोतों की ही उपलब्धता है, सही है। पाषाणकालीन शवागार रामगंगा घाटी से प्राप्त किए गए हैं, बिल्कुल सही है। 8 ताम्र मानव कृतियां उत्तराखंड के उत्तरकाशी, दोस्तों ये देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया बनकोट पिथौरागढ़ से 8 मानव ताम्र कृतियों की खोज हुई थी, कब? 1989 में। तो ये दोस्तों सरासर गलत है, उत्तरकाशी लिखा है यहाँ पर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, चित्रित धूसर मृत भांड के सांचे गढ़वाली क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, वह काल जिसके अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्या कहलाता है? इस तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बनते हैं, उसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम उल्लेख निम्न में से किस पौराणिक ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। उत्तराखंड राज्य का प्रथम उल्लेख ये मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उत्तराखंड को वेदों के अतिरिक्त अन्य धार्मिक ग्रंथों में किस नाम से जाना गया है? तो पूर्ण भूमि, पवित्र भूमि, ऋषि भूमि, दोस्तों ये सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण ग्रंथ में था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग ये मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो बिल्कुल याद रखिएगा, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु ये मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, पुराणों में उत्तरकाशी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बहुत ज्यादा दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तरकाशी के लिए दोस्तों ये हो जाएगा बाड़ाहाट, ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, बाड़ाहाट हो जाएगा। माया क्षेत्र दोस्तों ये हो जाएगा हरिद्वार के लिए। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य यानी कि पाली भाषा के ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ये प्रश्न भी दोस्तों पूछा गया था एग्जाम में। तो हिमवंत दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, महाभारत के किस पर्व में गंगा द्वार हरिद्वार से ऋतुंग तक की यात्रा का वर्णन दोस्तों मिलता है किस में? ये आपको यहाँ पर बताना है, ये हो जाएगा महाभारत के वन पर्व में। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था दोस्तों? ये प्रश्न में पूछा गया, 5 जन से दोस्तों 4 जन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का इनमें से शासन रहा है, ये दोस्तों यहाँ पर बताना है। 5 जन दोस्तों कौन कौन से थे? जैसे दोस्तों पुरु था एक जन, त्रित्सु था, और इसके अलावा दोस्तों अनु था, यदु था और त्रिस्तु था। तो ये 5 जन थे दोस्तों, इनमें से किस जन का शासन उत्तराखंड में था? ये था दोस्तों त्रिस्तु जन का शासन उत्तराखंड में था, बिल्कुल याद रखिएगा, बनेगा एग्जाम। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गढ़वाल दोस्तों हो जाएगा केदार खंड, बाकी कुमाऊं के लिए हो जाएगा मानस खंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोट द्वार को कहा जाता है गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के लिए किस स्थान को, उत्तराखंड के किस क्षेत्र स्थान को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान बताया गया दोस्तों? ये बताया गया अलकापुरी को, चमोली में। गोविषाण, काशीपुर, वीरभद्र, ऋषिकेश, कालोडांडा, लैंसडाउन। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में किस स्थान पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड व वशिष्ठ आश्रम स्थित है? ये आपको बताना है दोस्तों। यह है बिसोन नामक पर्वत पर। ये बात हो रही दोस्तों कहाँ की? टिहरी की, याद रखें। वशिष्ठ गुफा भी है, वशिष्ठ कुंड भी है और वशिष्ठ आश्रम भी है। तो ये हो जाएगा बिसोन नामक पर्वत पर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में किस स्थान पर सीता जी पृथ्वी में समाई थी? कौन सी पट्टी दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है? शीतोष्ण पट्टी या हिमयाण पट्टी, इन्हीं में दोस्तों टक्कर है इन ऑप्शनों में। ये हो जाएगा शीतोष्ण पट्टी, ऑप्शन नंबर सी। बिसोन नामक दोस्तों हमने देख ही लिया। अगला प्रश्न है, रामायण काल के बाणासुर का राज्य क्षेत्र गढ़वाल में था, उसकी राजधानी दोस्तों ये थी ज्योतिषपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से संबोधित किया गया? ये किया गया दोस्तों भृगतुंग नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, भृगतुंग, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी में स्थित कड़वाश्रम में की थी, यह किस नदी के तट पर है? तो एक प्रश्न दोस्तों ये बन गया, कालिदास की दोस्तों रचना याद रखिए पहले, अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसकी रचना दोस्तों पौड़ी में स्थित कड़वाश्रम में हुई थी। और ये किस नदी के तट पर दोस्तों? ये हो जाएगा मालिनी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस नगर को गेरुए रंग की संस्कृति वाला नगर कहा गया? ये कहा गया दोस्तों हरिद्वार के लिए।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा दोस्तों मानसखंड। मानसखंड इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र का नाम विष्णु के किस अवतार के पर माना जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा कूर्मा अवतार या कच्छप अवतार। तो ये हो जाएगा दोस्तों कूर्मा अवतार, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं एक खास ऑफर दोस्तों यहाँ पर चल रहा है। ट्राई टेक्स्ट बुक पास फॉर फ्री, 510 से ज़्यादा एग्जाम, 37,000 से ज़्यादा मॉक्स, 10,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर। इसके लिए दोस्तों आपको हमारा कोड यूज करना है SSP7। 7 दिनों के लिए दोस्तों फ्री रहेगा। 48 घंटे के भीतर दोस्तों आपको एक यूके SSC टेस्ट सीरीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड 48,310, ये उत्तराखंड के हैं। और टोटल टेस्ट अवेलेबल, टोटल टेस्ट 225, फ्री टेस्ट 15, इंक्रीज योर सिलेक्शन रेट टू 50% विथ टेक्स्ट बुक पास, मोर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट्स, परफेक्ट प्रिपरेशन। इसके दोस्तों आपको कोड यूज करना है SSP7। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप आसानी से क्लिक कर सकते हो दोस्तों, आसानी से टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 40 घंटे के भीतर दोस्तों आपको एक करना है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके आसानी से पहुँच सकते हैं। ये कोड दोस्तों आपको जरूर से डालना है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा में स्थित किस स्थान से यक्षों के निवास के साक्ष्य मिले हैं? तो कसार देवी दोस्तों आपने अल्मोड़ा में देखा है, वहां से दोस्तों नहीं मिले हैं। कसार देवी यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं है। ये है दोस्तों जाखन देवी अल्मोड़ा। तो जाखन देवी मंदिर से दोस्तों मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में कूर्मांचल में निम्न में से किन किन जातियों का निवास होता था? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, यक्ष, किरात, खस, ये सभी का। अगला प्रश्न है, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बहुत ज्यादा दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर जो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाखा मंडल से दोस्तों हुई है। एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, छांगलेस वाला, क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट कार्ड में पहले पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जोशीमठ का प्राचीन नाम है? तो जोशीमठ का हो जाएगा दोस्तों ज्योतिषपुर, ऑप्शन नंबर बी। और छांगले से दोस्तों याद रखिए, इस दोस्तों जो छांगले से दोस्तों जो शिलालेख मिले हैं, इनमें दोस्तों जो नाम मिलता है दोस्तों, पहला नाम मिलता है नरपति जयदास का दोस्तों नाम मिलता है, ये भी याद रखिएगा। नरपति जयदास का इसमें नाम मिलता है। और अंतिम नाम दोस्तों वो मिलता है इसमें, वो मिलता है नामचंद नामक राजा का, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला जोशीमठ का दोस्तों ये हो ही गया है, एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस स्थान से शिलालेख मिले हैं? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लाखा मंडल, कालसी, माड़ा, सभी जगह से दोस्तों मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से राजकुमारीश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। ये हो जाएगा यहाँ पर लाखा मंडल। लाखा मंडल का दोस्तों पूरा नाम क्या था? मण था। लाखा मंडल दोस्तों किन नदियों का संगम होता है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका सही उत्तर बताना है। लाखा मंडल में किन नदियों का संगम होता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। अगला प्रश्न है, गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको दोस्तों बताना है। देवप्रयाग से भी हुए दोस्तों, कल्पनाथ से भी हुए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का नाम मिलता है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये मिलता है नागपति नाग का भी मिलता है और अशोक चल्ल का भी मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रथम व द्वितीय शताब्दी की कुषाण कालीन मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई है? मुनि की रेती, टिहरी, सुमाड़ी, पौड़ी से दोस्तों मिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी ने दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व ब्यास, गंगा व यमुना के ऊपरी क्षेत्र में किस जाति के वास का उल्लेख किया है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा कुड़िंद का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति, ये थी दोस्तों कुड़िंद। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति दोस्तों कुड़िंद थी। और कार्तिकेयपुर राजवंश दोस्तों इसे प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश को हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, महाभारत काल में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? कुड़िंद नरेश दोस्तों पूछा है। कुड़िंदों को दोस्तों द्विज कहा जाता है। और द्विज दोस्तों हमने हिंदी में भी देखा था, मैंने आपको बताया था, द्विज अनेकार्थी शब्द में भी आता है करके।
तो कुड़िंद के लिए दोस्तों द्विज है, और कुड़िंद नरेश यानी कि दोस्तों नरेश यानी कि राजा हो गए ना, कुड़िंद राजाओं के लिए दोस्तों है द्विज श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में कुड़िंद शासक सुबाहु की राजधानी क्या थी? दोस्तों बिल्कुल याद रखिए, सुबाहु की राजधानी दोस्तों महाभारत काल में कुड़िंद शासक सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों, ये था अमोघीभूति। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, सीधे सीधे दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और कालसी लेख के अनुसार दोस्तों कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे, ये प्रश्न भी बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कुड़िंद शासक की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत से लेकर बेहद तक मिली है? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर का दोस्तों ये है अमोघीभूति की। ये बसंत देव दोस्तों कत्यूरी वंश से था, कार्तिकेय वंश से था, ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है, एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को दोस्तों मिल सकता है। ये जो दोस्तों सुनेत है ना, ये सुनेत कहाँ गया? सुनेत से लेकर बेहद तक दोस्तों, सुनेत है ना, ये है दोस्तों कहाँ? ये है लुधियाना में। और जो बेहद है ना दोस्तों, ये कहाँ है? ये दोस्तों सहारनपुर यूपी में। तो यहाँ तो दोस्तों ये मिले थे, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अमोघीभूति की रजत व ताम्र मुद्राओं में अग्रभाग पर किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। ये भी आपको याद रखना है, प्राकृत पाली इसमें भी रहता है। तो प्राकृत भाषा में राज्ञ कुड़िंदस अमोघीभूति स्मैरजस के साथ किसका अंकन था? दोस्तों ये था अमोघीभूति की दोस्तों मुद्राओं में था, ये भी आपको याद रखना है, प्राकृत भाषा में था। दूसरी बात ये आपको याद रखना है। और इसका जो दोस्तों जो सही उत्तर है ये हो जाएगा देवी तथा मृग का। देवी तथा सिंह का नहीं है, देवी तथा मृग का। अगला प्रश्न है, कुड़िंदों के समकालीन किस वंश के शासकों की मुद्राएं जौनसार बाबर तथा कालो डांडा से मिली है? कालो डांडा इनकी दोस्तों लैंस डाउन से मिली है दोस्तों, ये हो जाएगा योधे। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और योद्धों के बारे में दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है कि किन शासकों के द्विव त्रिमुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए? ये हुए थे योधे शासकों के, ये भी दोस्तों याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित हैं? दोस्तों ये हो जाएगा कुड़िंद राजवंश से संबंधित है, बिल्कुल याद रखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कुड़िंद नरेश से संबंधित है? अशोक चल्ल देखिए नहीं, कृष्णदेव राय देखिए, पृथ्वीराज नहीं, बिल्कुल नहीं। धनभूति अमोघीभूति, तो अमोघीभूति दोस्तों कुड़िंद वंश से, धनभूति भी कुड़िंद वंश से, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान की गई? दोस्तों गोविसाण है किसके लिए? काशीपुर के लिए। कई बार दोस्तों हमने देखा है, अभी भी प्रश्न आएगा गोविसाण दोस्तों किसके लिए है? तो ये हो जाएगा काशीपुर के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गोविसाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने की? दोस्तों ये किया अलेक्जेंडर ने दोस्तों नहीं, ये हो जाएगा कनिंघम ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अभिलेख में मौर्य शासक अशोक द्वारा लोगों से हिंसा त्यागने व अहिंसा को अपनाने की बात की? दोस्तों ये कही है कालसी अभिलेख। कालसी अभिलेख दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में दोस्तों बनेगा। कालसी दोस्तों जो ये अभिलेख है, कालसी दोस्तों जो ये शिलालेख है, मतलब कि शिला यानी कि पत्थर, दोस्तों ये आपको याद रखना है कि इसकी खोज दोस्तों जो की थी वो की थी मिस्टर फॉरेस्ट ने 1860 में। ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। और ये अशोक का दोस्तों शिलालेख है 257 ईस्वी पूर्व का, ये भी बनेगा 257 ईस्वी पूर्व का, इसे भी दोस्तों याद रखेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और किस भाषा में दोस्तों ये जरूर बनता है, कई बार बनता है दोस्तों, ये भी बता देता हूं आपको। प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, ये भी दोस्तों याद रखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? दोस्तों देखिए समाज कल्याण अधिकारी में दोस्तों प्रश्न आया, ये हो जाएगा दोस्तों अशोक कहाँ का था दोस्तों, किस वंश से था? हो जाएगा मौर्य, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मौर्य शासक अशोक के कालसी अभिलेख में राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, पुलिंद या अपरांत, इनमें ही दोस्तों द्विज तो होगा नहीं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पुलिंद, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों? ये हो जाएगा अपरांत। उत्तराखंड के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है और राज्य के निवासियों के लिए ये हो जाएगा पुलिंद। तो दोनों प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारे बन गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। अब देखिए दोस्तों 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ स्थित है? कालसी में स्थित है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आपको याद रखना है। और दोस्तों जो कालसी शिलालेख है दोस्तों, कहाँ कौन सी नदी यहाँ बहती है दोस्तों? यमुना और टोंस। यमुना और टोंस दोस्तों नदियों के संगम पर है। और यहाँ दोस्तों जो अमलावा नदी दोस्तों वो भी यहाँ बहती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक द्वारा यमुना टोंस नदी के संगम पर स्थित शिलालेख किस भाषा में है? ये आपको दोस्तों बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यमुना की सहायक नदी अमलावा के बाएं तट पर स्थित कालसी का प्राचीन नाम। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था अमलावा नदी उधर बहती करके, तो कालसी दोस्तों ये हो जाएगा कालकूट हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। कालकूट या सूधनगर भी दोस्तों इसके लिए प्रयोग किया गया है, सूधनगर। और दोस्तों जो ये थे ना कालकूट या सूधनगर दोस्तों, एक कुड़िंदू की राजधानी भी रही थी। कुड़िंदू की राजधानी दोस्तों ये कालकूट या सूधनगर ये रही थी। बाकी जो वीरभद्र दोस्तों ऋषिकेश के लिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी काशीपुर के लिए आप जानते हैं, इतनी बार हमने देख ही लिया है। अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुड़िंद शासक अमोघभूति के मृत्यु के पश्चात मैदानी क्षेत्रों पर किस वंश के शासक ने अधिकार कर लिया था? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, ये हो जाएगा शक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र शक संवत का प्रचलन, सूर्य मूर्तियों व मंदिरों की उपस्थिति तथा शकों के अधिकार की पुष्टि करता है? ये हो जाएगा दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र। दोस्तों कुमाऊं का जो कटार मतलब मंदिर है दोस्तों, ये भी इन्हीं की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। वीरभद्र ऋषिकेश बिल्कुल है, मोरध्वज कोटद्वार से है, और गोविषाण काशीपुर ये भी सही है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने बाड़वाला नामक यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था? दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कराया था दोस्तों शीलवर्मन ने। यमुना के तट पर दोस्तों बाड़वाला यज्ञ का दोस्तों निर्माण कराया था। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? वीरभद्र, ऋषिकेश, गोविषाण, काशीपुर, कालो डांडा, लैंसडाउन होगा। तो गलत कौन सा हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी वाला गलत हो गया। मोरध्वज कोटद्वार बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कालो डांडा दोस्तों किसके लिए है? लैंसडाउन के लिए। अगला प्रश्न है, कृतपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कुड़िंद, ऑप्शन नंबर ए। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन राज्य दोस्तों ये बताया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कृतपुर राज्य क्षेत्र में वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो उत्तराखंड, उत्तरी रोहिलखंड, हिमाचल प्रदेश ये सभी थे। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर अधीन एक राज्य बताया गया है? ये यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कृतपुर। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कृतपुर राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया? ये आपको दोस्तों बताना है, किसने कर लिया दोस्तों? ये कर लिया था नागों ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और नाग की दोस्तों जो जानकारी मिलती है दोस्तों, ये मिलती है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसमें दोस्तों 4 राजाओं के नाम मिलता है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागू की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया दोस्तों? ये हो जाएगा छठी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी में ब्रह्मापुर, ब्रह्मापुर दोस्तों उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त हुआ है, पर किसका शासन था? ये आपको यहाँ पर बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों पौरवों का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही। प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने नाग वंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया? तो ये किसने किया दोस्तों? ये क्या था? मौखरियों ने। अगला प्रश्न है, मौखरी राजवंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी मृत्यु के बाद मौखरी राजवंश हर्षवर्धन के अधीन हो गया था? तो ये हो गया दोस्तों ग्रहवर्मा। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है ग्रहवर्मा की हत्या के बाद। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। और उसके बाद दोस्तों
फिर ये हर्षवर्धन के अधीन हो गया था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन निम्न में से किस पुस्तक में पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन के समय मिलता है? दोस्तों ये किसमें मिलता है? दोस्तों ये मिलता है हर्षचरित में, बिल्कुल याद रखिएगा, हर्षचरित में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक का उत्तराखंड के एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है? दोस्तों ये मिलता है हर्षवर्धन का, तो बिल्कुल याद रखिएगा, हर्षवर्धन का दोस्तों ये मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, इनमें से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? ये था दोस्तों ब्रह्मपुर, इस सभी को मिलाकर दोस्तों ब्रह्मपुर कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के विघटन काल में किस शासक ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? ये हो जाएगा विग्रहराज। अगला प्रश्न है, प्रमाणिक साक्ष्यों के कारण किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश दोस्तों माना जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था, ये हो जाए दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश, बिल्कुल याद रखिएगा, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश। अगला है, कार्तिकेयपुर राजवंश का दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि संस्थापक कौन था। कई बार दोस्तों ये पहले तक एग्जाम में आता था, अभी भी आ सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बसंत देव या वासुदेव, बिल्कुल दोस्तों याद रखना है। और इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की दोस्तों उपाधि ग्रहण की थी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहीं पर आ गया, देखिए, वही मैंने आपको बताया, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि दोस्तों ये की थी बसंत देव वासुदेव। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, ये हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी। कार्तिकेयपुर राजवंश दोस्तों बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा दोस्तों ये थी संस्कृत, बिल्कुल आपको बिल्कुल याद रखना है। और इनके दोस्तों जो अभिलेख मिले हैं ना, उनकी लिपि क्या थी ये भी आ सकता है, वो थी दोस्तों कुटिला लिपि। कुटिला लिपि दोस्तों ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो इसलिए इसे भी याद रखिएगा। अगला, कार्तिकेयपुर राजाओं के इष्ट देवता कौन थे? तो कार्तिकेयपुर दोस्तों कार्तिकेय से दोस्तों बना है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेय थे। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों जोशीमठ, चमोली में थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक को शत्रुहंता भी कहा जाता है? शत्रु का नाश करने वाला शत्रुहंता दोस्तों ये हो जाएगा निम्बर को, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल याद रखें दोस्तों, निम्बर को ये कहा जाता है। और निम्बर दोस्तों इस शैव धर्म को मानने वाला था, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और कार्तिकेयपुर राजवंश दोस्तों द्वितीय परिवार, क्योंकि इनके 3 परिवार थे दोस्तों, द्वितीय परिवार का संस्थापक कौन था? ये था दोस्तों निम्बर, बिल्कुल याद रखिएगा। निम्बर के बाद दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी वाला ना इष्टगण, निम्बर के बाद दोस्तों इसका पुत्र इष्टगण शासक बना था, इष्टगण भी जबरदस्त था। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था? अब ये प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया गया था, सुभिक्ष राज था दोस्तों, सुभिक्ष राजदेव था, 14 नंबर का दोस्तों राजा था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो इनके अनुसार दोस्तों कहाँ के थे? लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार दोस्तों ये थे अयोध्या के। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला होगा हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र जीतने का उल्लेख है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये हो जाएगा राजतरंगिणी, कलहड़ की राजतरंगिणी, बिल्कुल आपको याद रखना है। राजा खरपरदेव किसके समकालीन थे? ये भी अच्छा प्रश्न है, ये हो जाएगा दोस्तों यशोवर्मन के समकालीन थे, कौन? खरपरदेव, खप्परदेव। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, ये भी बन सकता है। बसंत देव के बाद दोस्तों कौन आया था? खप्परदेव आया था, ये भी याद रखें, खरपरदेव। अगला प्रश्न है, खरपरदेव वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, अंतिम शासक दोस्तों कौन था? ये था त्रिभुवन राज, ये भी याद रखिएगा, त्रिभुवन राज था, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और त्रिभुवन राज ने दोस्तों व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान दी थी, ये भी आपको याद रखना है। और किरातू से संधि भी की थी, किसने? त्रिभुवन राज ने, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा नालंदा अभिलेख में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्बर वंश के शासक, निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बना, वह किस धर्म का अनुयायी था? निम्बर के बाद दोस्तों कौन बना? इष्टगण बना, पहली बात, इसे भी याद रखिए। निम्बर भी दोस्तों शैव धर्म को मानता था,
ये भी शैव धर्म को ही मानता था। अगला प्रश्न है, इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को किस नाम से पुकारते थे? ये पुकारते दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्यवंशी। अगला प्रश्न है, वास्तु व मूर्ति कला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल किस वंश को माना जाता है? दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी बन सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा कार्तिकेयपुर राजवंश को दोस्तों माना जाता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों बन सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार के समान बताया गया है? ये बताया गया दोस्तों ललित सुरदेव को। ललित सुरदेव दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज्यादा शक्तिशाली शासक था दोस्तों ललित सुरदेव, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में दोस्तों ये कहा गया है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है किस ताम्रपत्र में, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। और सर्वाधिक ताम्रपत्र भी दोस्तों किसके प्राप्त हुए हैं? ये भी दोस्तों ललित सुरदेव के ही प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, ललित सुरदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है दोस्तों, ये किसमें है? ये भी दोस्तों है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। बिल्कुल याद रखिएगा, उसके बाद दोस्तों कौन आया था? वो आया था दोस्तों भूदेव। भूदेव दोस्तों जबरदस्त था, बौद्ध धर्म का दोस्तों सख्त विरोधी था। कौन? भूदेव। बौद्ध धर्म का दोस्तों विरोधी था, जबरदस्त वाला कौन था? भूदेव था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोई एक दोस्तों भूदेव की कोई एक मतलब कि एक कोई उपाधि भी उसने धारण की थी, कुछ बुद्ध श्रमण टाइप का कुछ किया था। अगला प्रश्न है, किन शासकों के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन उत्तराखंड में हुआ था? दोस्तों ये हुआ था कार्तिकेयपुर के इष्टगढ़ के समय दोस्तों आए थे। इष्टगढ़ देव के समय ही दोस्तों ये आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में आए थे। और इनकी दोस्तों समाधि कहाँ है? ये दोस्तों केदारनाथ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कत्यूरी राजवंश की स्थापना किसने की? ये दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, कत्यूरी राजवंश की स्थापना किसने की दोस्तों, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों वासुदेव। वासुदेव या दोस्तों वसंतदेव, वही है इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश की स्थापना हुई दोस्तों 700 ईस्वी से 1050 तक। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों कत्यूरी शासकों की राजभाषा, ये हो जाएगा कुमाऊनी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम राजवंश किसे माना जाता है? ये आपको बताना दोस्तों, ये हो जाएगा कत्यूरी। अगला प्रश्न है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी शासकों का मुख्य स्थान रहा दोस्तों, ये था बागेश्वर। बागेश्वर ऑप्शन नंबर सी, बैजनाथ बागेश्वर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? दोस्तों कनिष्क शाही 2018 में आया था। तो गोरखा दोस्तों कतई नहीं, कुड़िंद कतई नहीं, मगध तो होगा नहीं बिल्कुल भी, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कत्यूरी साम्राज्य। अगला प्रश्न है, कत्यूरी वंश की प्रारंभिक राजधानी थी? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जोशीमठ, आपको बिल्कुल सही करना है। अगला प्रश्न है, कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है? तो ये दोस्तों क्या नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिकेयपुर। कत्यूरी राजवंश की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ये थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ढिकुली। दोस्तों ये रामनगर के आसपास थी ढिकुली। कत्यूरी शासकों ने द्वाराहाट में कितने मंदिरों का निर्माण कराया था? तो ये कराया था दोस्तों लगभग 30 मंदिरों का। अगला प्रश्न है, जोशीमठ से रड़चुला कोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों अशांति देव, बिल्कुल आपको दोस्तों याद रखना है, अशांति देव था, बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शाखा के अंतर्गत अशांति देव वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक चल्ल, कराचल्ल, ये दोस्तों कोई यहाँ पर होगा नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मादेव था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1191 में पश्चिमी नेपाल के किस राजा ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया? 1223 में दोस्तों किसने किया था और 1191 में किसने किया था? दोनों आपको यहाँ पर बताता हूँ। 1191 आएगा दोस्तों तब आपको अशोक चल्ल करना है, 1223 दोस्तों आएगा तो कराचल्ल देव आपको करना है। बिल्कुल याद रखेगा, इनमें गलती होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए आ ही गया, यहाँ पर नाम लिया और ये आ गया प्रश्न। 1223 ईस्वी में नेपाल के किस शासक ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य पर अपना अधिकार कर लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कराचल्ल देव, ऑप्शन नंबर सी। तैमूर ने दोस्तों 1398
99 में किया था। और तैमूर लंग दोस्तों जिया रानी से भी लड़ा था, हार गया था। अगला प्रश्न है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जबरदस्त प्रश्न है, ये हो जाएगा कराचल देव। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख ये कराचल देव के हैं, याद रखिएगा, वैक्तिक साहित्य में आया था। अगला प्रश्न है, कत्यूरी काल में तैमूर लंग द्वारा हरिद्वार पर किस वर्ष आक्रमण किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 1398 में। 99 दोस्तों नहीं है, कहीं पर 99 लिखा है, कहीं बुक में, कहीं 98 लिखा है, तो 1398 ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर याद रखिए। अगला प्रश्न है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को दोस्तों ये कहा जाता था कर्मांत। पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न, जो कि आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है। और भी दोस्तों यहाँ होते थे, जैसे तहसील स्तर की इकाई दोस्तों कर्मांत कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कत्यूरी काल में राजमिस्त्री के लिए पद क्या कहा जाता था? राजमिस्त्री को दोस्तों कहा जाता था करिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। घटपाल दोस्तों ये होते थे गिरिद्वारों के रक्षक, घटपाल होते थे गिरिद्वारों के रक्षक, और नरपति होते थे नदी घाटों पर आगमन सुविधा एवं कर वसूली करते थे, कौन? नरपति। तो ये हो जाएगा करिका। ऑप्शन नंबर करिका या कारिका भी कहीं पर है, कारिका याद रखिएगा, राजमिस्त्री के लिए होता था ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस कत्यूरी सैनिक ने तीलू रौतेली पर हमला किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों रामू रजवार ने, चंदू रजवार नहीं होगा, रामू रजवार था। कत्यूरी शासकों की मुख्य शाखाएं थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। डोटी के मल्ल, अस्कोट के रजवार, अशांति देव वंश, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। चंद वंश की वंशावली के अनुसार इस राजवंश का संस्थापक कौन था? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। अब दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं चंद वंश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और भी दोस्तों हम इसका पार्ट 2 भी देखेंगे चंद वंश के महत्वपूर्ण का प्रश्नों का। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है, चंद वंश की वंशावली के अनुसार चंद राजवंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? ऑप्शन नंबर ए सोमचंद। कई बार दोस्तों मौजबानी याद रखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बाज बहादुर चंद, भीष्मचंद, कल्याण चंद, सभी के बारे में दोस्तों देखेंगे। राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है, ये हो जाएगा चंद वंश। अब देखिए परमार, यादव, पाल, अब एग्जाम दोस्तों आया था, देखिए 2 एग्जामों में आया, ये हो जाएगा चंद संस्थापक ही था। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष भी कहा जाता है? मौलिक पुरुष भी दोस्तों कहा जाता है, ये कहा जाता है सोमचंद को, क्योंकि चंद वंश का संस्थापक था। कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? ये हो जाएगा दोस्तों सोमचंद। अगला प्रश्न है, देखिए कनिष्क साहित्य में आया हुआ है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था, किस नरेश का शासन था? दोस्तों ये हो जाएगा ब्रह्मादेव था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने पक्षी आखेट यानी कि शिकार कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की? दोस्तों ये की थी रुद्रचंद ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, रुद्रचंद बिल्कुल आपको दोस्तों याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक को श्यालू बिरौली भीगी बिल्ली दोस्तों कहा जाता है? श्यालू बिरौली ये कहा जाता है लक्ष्मी चंद को। ऑप्शन नंबर बी। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद दोस्तों ये गया था फिरोज शाह तुगलक से भेंट करने, और रंगीला बादशाह से दोस्तों कौन गया था भेंट करने? यहाँ पर आपको ये बताने हैं, ये हो जाएगा कल्याण चंद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक के शासन काल में कुमाऊं पर रोहिल्लू ने आक्रमण किया? दोस्तों ये जब प्रश्न जरूर से याद रखिएगा, किस चंद शासक के शासन काल में कुमाऊं पर रोहिल्लू ने आक्रमण किया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कल्याण चंद, ऑप्शन नंबर बी। कल्याण चंद चतुर्थ के समय। कुमाऊं का कुंभकर्ण किसे कहा जाता है? ये आपको दोस्तों बताना है। कुंभकर्ण दोस्तों ये हो जाएगा कल्याण चंद। कल्याण चंद्रोदय की रचना किसने की? दोस्तों ये की थी कवि शिव ने, तो कल्याण चंद नहीं करना है, ये हो जाएगा दोस्तों कवि शिव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो खगमरा किले का दोस्तों निर्माण कराया था राजा भीष्मचंद भीमचंद ने दोस्तों ये कराया था। जहां दोस्तों अल्मोड़ा पुलिस लाइन है, जिस ग्राउंड में दोस्तों आपका फिजिकल हो रहा है, वहीं पर दोस्तों एक मंदिर जैसे ये रास्ता दोस्तों, यहीं पर एक मंदिर जैसा बना दोस्तों, यही है यहाँ पर खगमरा किला, देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है, जिनका फिजिकल आने वाला यहीं पर है। अगला प्रश्न है, चंद वंश के किस शासक ने 1512 से 1530 के मध्य अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर अल्मोड़ा में स्थापित की? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाए दोस्तों भीष्मचंद। फिर दोस्तों ये नहीं कर पाया था अल्मोड़ा, क्योंकि फिर इसकी हत्या हो जाती है। फिर पूरी तरह से दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? कल्याण चंद।
चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों चंपावत, बिल्कुल सटीक उत्तर है। चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? तो ये आपको दोस्तों बताना है। वैसे दोस्तों एक से एक थे शक्तिशाली शासक भी वहाँ। तो ये दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद, क्योंकि दोस्तों दिल्ली गया था, दिल्ली दरबार। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश के किस शासक ने चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी? तो ये दी थी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने, तभी दोस्तों इसको गरुड़ ज्ञानचंद कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों गरुड़ की उपाधि दोस्तों किसको? ज्ञानचंद को, गरुड़ ज्ञानचंद। अगला प्रश्न है, दुधौली का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? दुधौली का युद्ध दोस्तों ये हुआ था कब? 1703 में, और ये हुआ था ज्ञानचंद्र व फतेह शाह के बीच। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया? दोस्तों ये किया गया था रुद्रचंद के द्वारा, क्योंकि दोस्तों रुद्रचंद का ही सेनापति था ना ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया? दोस्तों ये हो जाएगा रुद्रचंद गया था, ऑप्शन नंबर सी। लाहौर में दोस्तों भेंट हुई थी 1588 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राजा के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा है? दोस्तों जगत चंद के काल को कहा है, 9 लाख की आयु होती थी उस समय। अगला प्रश्न है, किस काव्य में चंद शासकों की वंशावली दी गई है? तो मानवोदय काव्य दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? भरत कवि है, तो मानवोदय काव्य में दी गई है। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य करने तथा ग्राम प्रधान की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, ये हो जाएगा चंद राजवंश। अगला प्रश्न है, 1790 में गोरखाओं ने किस चंद शासक को पराजित कर समस्त कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? दोस्तों ये हो जाएगा महेंद्र चंद्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चंद शासक मूलतः किसके उपासक थे? ये यहाँ पर पूछा गया है। ये हो जाएगा दोस्तों शैव के उपासक थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, शैव धर्म को मानने वाले थे। अगला प्रश्न है, चंद वंश का राज चिन्ह क्या था? तो ये हो जाएगा दोस्तों गाय था, जैसे इनके सिक्कों पर और चीजों पर दोस्तों ये हो जाएगा गाय, ऑप्शन नंबर डी। अभी बैल धनुष मछली तो होगा नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों गाय। बाकी गरुड़ का क्या था? गरुड़ ज्ञानचंद था। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश की कुल देवी का नाम क्या था? दोस्तों ये आपको बताना है। चंद राजवंश की कुल देवी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बाला सुंदरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया अजय राउत जी की दोस्तों बुक में साफ साफ इस तरह से लाइन लिखी हुई है, वही प्रश्न दोस्तों आयोग ने यहाँ पर टाप दिया था। कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह खड़कू, खड़क सिंह खड़कू, खड़क सिंह के खड़कने से छोड़े इसे, तो कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह खड़कू का महताओं का देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है? दोस्तों ये आया है तारीख मुबारक शाही में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था? तो ये कहलाता दोस्तों सिरती, बिल्कुल नगद था, याद रखिएगा दोस्तों ये था सिरती, बिल्कुल नगद कर था सिरती। अगला प्रश्न है, किस किले को फोर्ट मायरा किला कहा जाता है? दोस्तों लाल मंडी किला अल्मोड़ा में है दोस्तों, इसे फोर्ट मायरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद शासकों द्वारा निर्मित किला नहीं है? मल्ला महल अल्मोड़ा, राजबुंगा किला सोमचंद चंपावत, लाल मंडी किला दोस्तों कल्याण चंद ने, चांदपुर किला दोस्तों ये चमोली में है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन किस वृत्तांत में मिलता है? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा तवारीख दाऊदी में, तवारीख दाऊदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा ज्यादा प्रश्न दोस्तों नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? गोल्ला चौड़ किला दोस्तों, गोल्ला चौड़ किला कहाँ है दोस्तों? यह है चंपावत में, बिल्कुल सही है, गोल्ला चौड़ किला है। बाणासुर किला दोस्तों लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर है, बिल्कुल सही है। नैथड़ा किला दोस्तों गोरखा कालीन है, अल्मोड़ा में है, रामनगर गणाई मार्ग पर दोस्तों ये भी सही है। सिरमोही किला दोस्तों ये पलटन बाजार लोहाघाट में दोस्तों नहीं है, पलटन बाजार दोस्तों अल्मोड़ा में है दोस्तों, ये है सिरमोही किला लोहाघाट में, ये दोस्तों कहाँ है? लोहाघाट के पास है दोस्तों ये सिरमोही किला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसका काल दोस्तों यहाँ पर सुमेलित नहीं है? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, जबरदस्त क्वेश्चन है। आत्मचंद दोस्तों सही है, रतन चंद का सही है, भारती चंद 1437 से 1450, तो ज्ञान चंद दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इसका है दोस्तों 1365 से लेकर 1420 तक है, ये ज्ञानचंद का 1365 से लेकर है 1420 तक, तो ये यहाँ पर ये सही नहीं है, यहाँ पर 1450 दिया हुआ है, 1365 से 1420 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
चंद शासकों के समय नगद टैक्स कर देने वाले को सिरतान कहा जाता था, बिल्कुल सही है। चंद शासकों के समय गौशाला को ठठोला कहा जाता था, ये भी दोस्तों सही है। छकाता महल का निर्माण सोमचंद ने दोस्तों नहीं, ये कराया था, छकाता महल का निर्माण कराया था तिलोक चंद ने। तिलोक चंद ने कराया था, तिलोक चंद तिल्लू ने। तो इसका संयुक्त होगा दोस्तों सही, इसमें तो कथन वाला है। तो एक और दो दोस्तों सही है, यहाँ पर दोस्तों कर लीजिए तिलोक चंद। छकाता महल का कराया था तिलोक चंद ने। टेक्स्ट बुक पास फॉर फ्री, 510 से ज़्यादा एग्जाम, 37,000 से ज़्यादा मॉक्स, 10,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर। इसके लिए दोस्तों आपको हमारा कोड यूज करना है SSP7। 7 दिनों के लिए दोस्तों फ्री रहेगा। 48 घंटे के भीतर दोस्तों आपको एक यूके SSSC टेस्ट सीरीज। नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड 48,310, ये उत्तराखंड के हैं। और टोटल टेस्ट अवेलेबल, टोटल टेस्ट 225, फ्री टेस्ट 15। इंक्रीज योर सिलेक्शन रेट टू 50% विथ टेस्ट बुक पास, मोर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट्स, परफेक्ट प्रिपरेशन। इसके दोस्तों आपको कोड यूज करना है SSP7। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप आसानी से क्लिक कर सकते हो दोस्तों, आसानी से टेस्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 40 घंटे के भीतर दोस्तों आपको ये करना है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके आसानी से पहुँच सकते हैं। ये कोड दोस्तों आपको जरूर से डालना है।